जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज के लेक्चर में हम जेडीबीसी को कंप्लीट कवर करेंगे और इस लेक्चर को देखने के बाद आपके माइंड में जेडीबीसी के रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जेडीबीसी क्या होता है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, जेडीबीसी से पहले हम क्या यूज़ करते थे कनेक्टिविटी के लिए, उसमें क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से हम जेडीबीसी की तरफ आए। उसके बाद हम बात करेंगे एपीआईज के बारे में कि एपीआईज क्या होती हैं, क्यों हम उन्हें यूज़ करते हैं। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो कि रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी जावा सॉफ्टवेयर को या जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। और आखिर में हम कुछ एसक्यूएल क्वेरीज का यूज़ करते हुए जावा एप्लीकेशन में रहते हुए डेटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट भी करेंगे और वहाँ से डाटा रिट्रीव भी करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेडीबीसी है क्या। देखिए, इसका फुल फॉर्म है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। मतलब ये कि जब आप अपनी जावा एप्लीकेशन को या जावा सॉफ्टवेयर को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं तो कनेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं जेडीबीसी। ओके, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि आपको याद होगा जब हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना रहे थे विद द हेल्प ऑफ जावा लैंग्वेज, तो जो भी डाटा हम उसके अंदर इंसर्ट करते थे वो तब तक रहता था जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता था। जैसे हम प्रोग्राम को क्लोज करते थे, जो डाटा हमने इनपुट किया होता था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता था। तो हमने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसी स्पेस होनी चाहिए जहां पर डाटा परमानेंट स्टोर हो, तो वहां से हमने डेटाबेस के टॉपिक को स्टार्ट किया और हमने एसक्यूएल लैंग्वेज कंप्लीट सीखी। ओके, तो जब भी आप एप्लीकेशन को जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस कनेक्शन के लिए हम यूज करते हैं जेडीबीसी। आगे देखें, जावा एपीआई मतलब जेडीबीसी जो है वो एक एपीआई है। ओके, तो अब बात करते हैं कि एपीआई क्या होती है। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। इसका जो फुल फॉर्म है वो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सबसे पहली बात, एपीआई एक पीस ऑफ कोड होता है। वो कोड जावा लैंग्वेज का भी हो सकता है, पाइथन का भी हो सकता है, सी लैंग्वेज या किसी भी और प्रोग्रामिंग की हेल्प से आप एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, एपीआई करता क्या है, ये आपके सॉफ्टवेयर को किसी और सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। इसको मज़ीद आसान बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर जाके आप ऑर्डर देते हैं। ओके, वेटर को देते हैं। वेटर क्या करता है, आपसे ऑर्डर लेकर किचन में जाता है, उनको वो ऑर्डर दे देता है, वो तैयार करते हैं जो भी आपने ऑर्डर किया और वेटर आपके पास लेके आ जाता है। सेम वेटर वाला काम एपीआई करती है। मतलब ये कि अगर मैंने अपनी जावा एप्लीकेशन से कुछ डाटा सेंड किया डेटाबेस के पास, तो एपीआई, कौन सी एपीआई, जेडीबीसी एपीआई जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो आपका डाटा लेकर जाएगी डेटाबेस के अंदर और जाकर इंसर्ट कर देगी। और मुझे अगर डेटाबेस से कुछ चाहिए तो वही एपीआई मुझे लाकर दे देगी। तो आप कह सकते हैं कि एपीआई पोस्टमैन का काम करती है। वो आपका डाटा लेकर भी जाती है और आपके लिए डाटा लेकर भी आती है। सिंपल। उसके बाद हम बात करते हैं कि जेडीबीसी से पहले हम क्या यूज करते थे डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। तो उससे पहले हम यूज करते थे ओडीबीसी एपीआई। ओके, अब हमने इसे क्यों छोड़ा, क्या इसके अंदर इश्यूज थे कि हम जेडीबीसी की तरफ गए। पहली बात ये कि ओडीबीसी एपीआई यूज करती थी ओडीबीसी ड्राइवर, और ये ड्राइवर लिखा हुआ था सी लैंग्वेज के अंदर। अब क्योंकि ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इट मीन्स ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था। ओके, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। दूसरा, इसके अंदर सिक्योरिटी के इशू थे, जिस वजह से जावा ने क्या किया, अपनी एक एपीआई क्रिएट की जो कि जावा लैंग्वेज में ही लिखी हुई है, जिसे उसने नाम दे दिया जेडीबीसी एपीआई। अब उसी को हम यूज करते हैं और किसी भी जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ओडीबीसी को हम यूज नहीं करते। ओके, अब हम यूज करते हैं जेडीबीसी को। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में जो कि रिक्वायर्ड होते हैं आपकी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट हमारे पास है इंपोर्ट द रिक्वायर्ड पैकेज। मतलब ये कि सबसे पहले तो आपको पैकेज रिक्वायर्ड करना होगा। ओके, और डेटाबेस के साथ जब भी हम वर्क कर रहे होते हैं ना, तो हम एसक्यूएल पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। ओके, एसक्यूएल पैकेज के अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होती हैं डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। सेकंड, हमें चाहिए एक ड्राइवर। ओके, अब डिफरेंट हमारे पास डेटाबेसेस हैं, ओरेकल,
पोस्टग्री, माई-सीक्वल, तो हर एक का अलग अलग ड्राइवर होगा। ओके, अब इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं माई-सीक्वल। तो माई-सीक्वल का ड्राइवर कैसे आपने लोड करना है? सिंपल, ये आपने स्टेटमेंट लिख देनी है, com.mysql.cj.jdbc.driver। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने क्या करना होता है? क्रिएट अ कनेक्शन। मतलब ये कि हमने अपनी एप्लीकेशन को, जो कि जावा लैंग्वेज में लिखी होगी, उसको कनेक्ट करना होगा डेटाबेस के साथ। तो हमने कनेक्शन क्रिएट करना है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमने स्टेटमेंट को क्रिएट करना होता है, और फिर उस स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं? क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब क्वेरी दो तरह की होती है जेडीबीसी के अंदर, इस बात को आपने समझना है। सबसे पहले हमारे पास होता है एग्जीक्यूट क्वेरी, एक मेथड है जो कि हम यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम सेलेक्ट कमांड को यूज करते हैं। एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर जब भी हम डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करते थे तो हम सेलेक्ट क्वेरी का यूज करते थे। तो आपने याद रखना है, जब भी आप डेटाबेस से डाटा लोगे ना, डाटा रिट्रीव करोगे, वहां पर आप जो मेथड यूज करोगे वो है एग्जीक्यूट क्वेरी का। उसके बाद हमारे पास कुछ और फंक्शन होते हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं, जैसे डाटा को इंसर्ट करना, डाटा को डिलीट करना, डाटा को अपडेट करना, या फिर अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, इन्हें हम कहते हैं डीएमएल। ओके, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्योंकि हम कुछ ना कुछ मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ तब्दील कर रहे होते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं डीडीएल। ओके, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस। इसके अंदर आप टेबल्स को क्रिएट कर रहे होते हो, ड्रॉप कर रहे होते हो, आल्टर कर रहे होते हो, और इस तरह से और भी काफी सारे फंक्शंस हैं जो कि आप परफॉर्म कर सकते हो। तो अगर आप इसमें से कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेथड जो होता है मिलता है, वो है एग्जीक्यूट अपडेट। तो ये दो मेथड हैं जिनको हम यूज करेंगे। आज के लेक्चर में हम यूज करेंगे एग्जीक्यूट अपडेट का, क्योंकि हम डेटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट भी करके देखेंगे, डिलीट भी करके देखेंगे और अपडेट भी करके देखेंगे। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, और आखिर में हमने क्या करना होता है? जो कनेक्शन हमने क्रिएट किया उस कनेक्शन को क्लोज करना होता है। ये जरूरी है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, आपको ये क्लोज लाजमी करना होगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, अभी इनको हम प्रैक्टिकली करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी तक हमने यूज किया था नेटबीन्स को। जितनी भी हमने ये पूरा कोर्स कवर किया जावा लैंग्वेज के अंदर, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखी, बेसिक्स सीखे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना सीखा, वो सारा का सारा हमने यूज किया नेटबीन्स को। लेकिन आज से हम यूज करेंगे इंटेलिजी को। ओके, ताकि आपको दोनों का पता हो। नेटबीन्स आप सीख चुके हैं। ओके, इंटेलिजी को डाउनलोड और इंस्टॉल करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपने इसे कर लेना है। उसके बाद आपने आ जाना है न्यू में, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम हम सेट कर देते हैं डेमो। ओके, किस चीज़ का डेमो? JDBC, क्योंकि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद क्रिएट। ओके, नाउ ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। ओके, डेमो JDBC, इसके अंदर हमारे पास सोर्स फाइल और उसके अंदर हमारे पास है मेन फाइल। ओके, अब इसके अंदर कुछ कोड उसने पहले से लिख कर दे दिया है, हमें ये नहीं चाहिए, हम सारा का सारा कोड अपना ही लिखेंगे। ओके, चलिए जी, इतना हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फर्स्ट स्टेप जो कि था रिक्वायर्ड पैकेज। ओके, तो यहाँ पर हम पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे इंपोर्ट। ओके, क्या इंपोर्ट करना चाह रहे हैं हम इंपोर्ट करना चाहते हैं java.sql.star और आखिर में सेमीकोलन। ओके, और बाकी ये जो कमेंट है ना, इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इस तरह से। अब मैंने क्या किया? यहाँ पर स्टार का यूज किया। स्टार मीन्स एसक्यूएल के अंदर जितने भी इंटरफेसेस हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, वो सब के सब मुझे दे दो। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं जो कि हमें ज़रूरत होती हैं। लेकिन क्योंकि ये आपका इनिशियल स्टेप है, आप ये कर सकते हो। इसके बाद जब हम एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट, उसके अंदर मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे हम उन चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होती हैं। ओके, अब यहाँ पर पहला स्टेप था हमारा, तो यहाँ पर कमेंट मैं कर देता हूँ कि हमने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट रिक्वायर्ड पैकेज। ओके, और ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जो कि कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें चाहिए सेकंड स्टेप। इसके अंदर हम क्या करते हैं? लोड ड्राइवर। ओके, ड्राइवर लोड करते हैं, और ये है सेकंड स्टेप। ड्राइवर लोड करने के लिए हम क्लास का यूज करते हैं, क्लास, और इसका एक मेथड है फॉर नेम, हम इसको यूज करेंगे। अब इसके अंदर हमने वो स्टेटमेंट लिखनी है। क्या स्टेटमेंट थी हमारे पास? com.mysql
डॉट सी जे डॉट jdbc.driver ओके, इस तरह से। अब ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ओके, याद करने में आपको मुश्किल नहीं होगी, बहुत ही सिंपल सी है, com.mysql। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने ये स्टेटमेंट लिखी तो हमारे पास यहाँ पर रेड लाइन शो हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको याद होगा, हमने पढ़ा था एक्सेप्शंस के बारे में कि जब भी आप डेटाबेस के साथ काम करते हैं या नेटवर्क के साथ काम करते हैं तो वहाँ पर चांसेस होते हैं एक्सेप्शन आने के। तो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम इसे ट्राई और कैच के अंदर ही लिखें। ओके, तो ये है हमारा ट्राई का ब्लॉक, साथ में हम कैच भी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमें एक एक्सेप्शन मिलेगा, एक्सेप्शन, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ई। ओके, और इसके अंदर जाके हम यूज करते हैं एस आउट। ओके, और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का जो भी मैसेज होगा ना वो हम गेट कर लेंगे। ओके, गेट मैसेज, इस तरह से। अब इस पीस ऑफ कोड को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। क्लियर? इतना काम हमारा हो गया कि हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ये जो हमारे पास लोड ड्राइवर है ये हमने लोड कर लिया। अब दो स्टेप हमारे हो चुके हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इंपोर्ट किया हमने पैकेज, और सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, ड्राइवर को लोड कर लिया। अब यहाँ पर आपको जाना होगा क्रोम के अंदर। ओके, और यहाँ पर आपको कनेक्टर सर्च करना होगा। ओके, तो आपने लिखना है JDBC। ओके, उसके बाद MySQL, SQL और कनेक्टर। ओके, इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट आ रही है, आपने इसमें चले जाना है। ओके, और यहाँ पर हमारे पास देखिए connector.j है, इसमें से आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमारी जावा एप्लीकेशन है, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकती है। ओके, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेकंड वाले को मैं चूज कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर कह रहे हैं लॉग इन या साइन अप, हमने नहीं करना, नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। ओके, नाउ ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, नाउ वी हैव टू वेट। ओके, तो ये डाउनलोड हो चुका है, जाते हैं अपने डाउनलोड के सेक्शन में। ओके, तो यहाँ पर देखें ये है हमारा MySQL कनेक्टर, इसे ओपन करते हैं। इसके अंदर हमारे पास है जार फाइल। ओके, ये रही, इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ कट। ओके, और इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ सी डायरेक्टरी के अंदर, बाहर मैं कर देता हूँ ताकि मुझे इसे ढूंढने में आसानी हो। ओके, ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारी जार फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब जाते हैं इंटेलिजे के अंदर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो तरह से हम ये कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ से सेटिंग्स में जाएं। ओके, यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से जाएं तो यहाँ पर भी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का ऑप्शन है, आप दोनों जगहों से जा सकते हैं। इसको क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास लाइब्रेरीज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद प्लस के आइकन पे जावा, और यहाँ पर हमने जाना है सी ड्राइव के अंदर। ओके, और यहाँ पर बाहर हमने रखी थी एक जार फाइल, इसको क्लिक करना है आपने। ओके, उसके बाद ओके, ओके, नाउ ओके, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के अंदर वो जार फाइल यहाँ पर शो हो रही है। ओके, ये आपने लाजमी करना है। ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं होगी। ये हमारा सेकंड स्टेप था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया, हमने ड्राइवर को लोड कर लिया और यहाँ पर उसे मेंशन भी कर दिया। ओके, अब दो स्टेप हमारे हो चुके हैं। नाउ अब बारी है थर्ड स्टेप की, जो कि है यहाँ पर देखें क्रिएट कनेक्शन। तो अब हमने कनेक्शन को क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है? कनेक्शन क्रिएट करने के लिए मुझे कुछ डाटा चाहिए होगा डेटाबेस से। ओके, तो वो डाटा हम लेकर आते हैं पहले, या पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। कनेक्शन, ओके, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कौन। उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ओके, और इसके अंदर हमने तीन पैरामीटर्स पास करने होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो होता है एक URL जो कि आपके डेटाबेस का होता है। उसके बाद यूज़र नेम होता है आपके, ये भी आपके डेटाबेस का होता है। और उसके बाद होता है पासवर्ड। ओके, ये भी आपके डेटाबेस का होता है। तो ये तीन चीज़ें चाहिए हमें डेटाबेस से, तब जाके हमारा कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश होगा। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये हमारा थर्ड स्टेप जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं कनेक्शन, क्रिएट कनेक्शन। ओके, और ये थर्ड स्टेप है हमारा। अब इसके अंदर मुझे ये तीन चीजें चाहिए, तो मैं काम करता हूँ स्ट्रिंग का यूज करते हैं, स्ट्रिंग, और एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं URL, और इसके अंदर हम क्या करते हैं
जो भी हमारे पास पाथ है, यूआरएल है हमारे डेटाबेस का, वो लेकर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने MySQL यहाँ पर ओपन किया हुआ है। आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा कॉपी JDBC कनेक्शन, इसे कॉपी कर लेना है। ओके, वापस जाते हैं इंटेलिजे के अंदर और यहाँ पर हम इसे कर देते हैं पेस्ट। ओके, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब यहाँ पर देखिए बाकी चीज़ें तो बिल्कुल ठीक है, JDBC MySQL, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये लोकल होस्ट का एड्रेस है। ओके, यहाँ पर लोकल होस्ट भी आप लिख सकते हैं, नो इशू। उसके बाद यहाँ पर पोर्ट शो हो रहा है और यहाँ पर आपके डेटाबेस का नाम होगा। ओके, यहाँ पर देखिए मैं राइट क्लिक करते हैं एडिट कनेक्शन, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। देखिए होस्ट नेम है यहाँ पर हमारे पास, जो कि वहाँ पर शो हो रहा था, पोर्ट नंबर है ये भी वहाँ पर शो हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर आसान तरीका यही है कि आप राइट क्लिक करें, कॉपी JDBC, और ये काम हो जाएगा। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओके, ये है इसका पासवर्ड, इसे कर लेते हैं ओपन। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो कॉलेज वाला डेटाबेस है ना, हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है सामने आपके यूज़र इक्वल टू रूट, इसको आपने हटा देना है और यहाँ पर जिस डेटाबेस को आप यूज़ कर रहे हैं ना, उस डेटाबेस का नाम लिखना है। मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉलेज, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉलेज। अब हमारे पास URL आ चुका है। दूसरा हमें क्या चाहिए, यूज़र नेम। ओके, तो इसका नाम सेट कर देता हूँ यूज़र नेम, और यूज़र नेम यहाँ पर जो मेरा यूज़र नेम है वो है रूट। ओके, इसे टर्मिनेट कर देते हैं। उसके बाद पासवर्ड, वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके, और पासवर्ड है हमारे डेटाबेस का #123। ओके, और इसे कर देते टर्मिनेट। अब हमारे पास तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। हमारे पास URL भी है। ओके, एक बात मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ, हमारे पास हमारा जो MySQL है वो लोकल मशीन पे है, तो हमारा जो होस्ट नेम है वो यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है। अगर आपका लाइव है कहीं पे, तो आप यहाँ पर उसका एड्रेस दे दोगे। ओके, सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। उसके बाद हमारे पास यूज़र नेम भी आ चुका है और हमारे पास पासवर्ड भी आ चुका है, और तीनों चीज़ें हमने इसके अंदर पास कर दी हैं। तो कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, इतना काम था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ड्राइवर को लोड कर लिया, उससे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया फाइल को, हमारे जो लाइब्रेरीज़ हैं SQL की, वो हमने इंपोर्ट कर ली। उसके बाद हमने क्रिएट कर लिया कनेक्शन। अब हमने क्या करना है, स्टेटमेंट को क्रिएट करना है। हमारे पास जो थर्ड है, फोर्थ है, वो है क्रिएट स्टेटमेंट। तो वापस आते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएट स्टेटमेंट। ओके, और ये है हमारा फोर्थ स्टेप। ओके, अब इसके अंदर बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले स्टेटमेंट, अब इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, इसको नाम दे देते हैं STM। ओके, और फिर यहाँ पर जो हमने कौन ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसके अंदर हमारे पास एक मेथड होता है इस कनेक्शन क्लास के अंदर। ओके, तो इस कौन को हम यूज करेंगे। उसके बाद डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो क्रिएट स्टेटमेंट का मेथड है ना, ये स्टेटमेंट इंटरफेस का नहीं है। यहाँ पर जो हमने कनेक्शन लिखा ना, कनेक्शन इंटरफेस, ये इसका मेथड है। ओके, तभी तो हमने कौन ऑब्जेक्ट का यूज किया। अगर तो स्टेटमेंट का होता तो हम इसके ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने स्टेटमेंट को क्रिएट कर लिया। अब हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है क्वेरी को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जीक्यूट क्वेरी। ओके, और ये है पांचवा स्टेप। अब अगर आपने क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो ज़रूरी है कि आपके पास कोई क्वेरी हो। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा, स्ट्रिंग। ओके, और इसे मैं नाम दे देता हूँ क्वेरी। अब इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ इंसर्ट की क्वेरी, तो हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू। अब ये डेटाबेस हम सीख चुके हैं, SQL लैंग्वेज पूरी। अब ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके, उसके बाद इंसर्ट इनटू, और फिर टेबल का नाम है स्टूडेंट। अच्छा जी, उसके बाद वैल्यूज़, क्या वैल्यूज़ हम इसमें देना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखें, हम डेटाबेस में जाते हैं यहाँ से, और ये जो कॉलेज है इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, इसके अंदर स्टूडेंट टेबल है, यहाँ पर देखें ये है टेबल। इसके अंदर हमारे पास एक तो ID है जो कि इंटीजर फॉर्म में है, और एक है नेम जो कि स्ट्रिंग की फॉर्म में। ओके, इसके अंदर कुछ डाटा है। अब हम क्या करेंगे, एक और डाटा इसके अंदर इंसर्ट करेंगे अपनी जावा प्रोग्राम से। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले एक इंटीजर वैल्यू 107 मैं इसमें दे देता हूँ, और उसके बाद सिंगल कोट्स के अंदर
मैं कोई और नाम इसमें इनपुट कर देता हूँ, लेट्स सपोज ABC, कोई भी नाम हो सकता है, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब हमने क्वेरी क्रिएट कर ली। अब इस क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विच इज stm। तो stm डॉट एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्वेरी भी होगा और अपडेट भी होगा, यहाँ पर हम अपडेट का यूज़ करेंगे। और ये रहा जी stm डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। अगर आप यहाँ पर क्वेरी का यूज़ करेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर इस क्वेरी को हम पेस्ट कर देंगे इस तरह से। ओके, तो दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ। फर्स्ट स्टेप था कि आपने पैकेज को इंपोर्ट किया, सेकंड ड्राइवर को लोड किया, थर्ड था कि आपने कनेक्शन क्रिएट किया। उसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, URL, यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। ओके, और तीनों के तीनों पैरामीटर्स हमने इसमें से पास कर दिए। उसके बाद चौथे नंबर पे हमने क्या किया, स्टेटमेंट को हमने क्रिएट किया और फिर उस स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया एक क्वेरी को। ओके, और क्वेरी हमने पहले लिख ली इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ओके, अब ये काम हमारा हो चुका है। अब आखिर में हमने क्या करना होता है, जो लास्ट स्टेप है हमारा, कि हमने याद से क्लोज करना होता है कनेक्शन को बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। ओके, और ये छठा है। अब यहाँ पर कैसे क्लोज करेंगे, ये रहा हमारा कनेक्शन जो कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ये रहा कौन, इसको हमने क्लोज करना है, कौन डॉट क्लोज। ओके, तो ये क्लोज हो गया। सारे स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 6 के 6। कोई भी एप्लीकेशन हो आपकी, यही प्रोसेस है, यही 6 स्टेप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं। ओके, अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे कंसोल में आउटपुट शो हो कि हाँ ये डाटा इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं system डॉट आउट डॉट println का यूज़ करूँगा। और अगर ये सारा कुछ काम कर जाता है तो मैं चाहता हूँ मेरे पास मैसेज शो हो डाटा इंसर्टेड। ओके, इस तरह से। अब ये सारा काम हमारा हो चुका है जी। चलिए तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से वर्क करती है। तो लेट्स सी, यहाँ से इस पीस ऑफ कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू वेट। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैसेज शो हो रहा है डाटा इंसर्टेड। इट मीन्स जितना भी कोड हमने लिखा वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब जाते हैं डेटाबेस में। ओके, फिलहाल के लिए हमारे पास ये डाटा है, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक और डाटा भी आ चुका है जो कि है ABC और ID है 107 जो कि हमने यहाँ पर प्रोवाइड की। यहाँ पर देखें ID 107 और डाटा है ABC। तो हमने क्या किया, हमने अपनी जावा प्रोग्राम के अंदर रहते हुए डेटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट किया। आप चाहें तो डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, उसके लिए आपको क्वेरी और लिखनी होगी। सिंपल, इस क्वेरी को यहाँ से रिमूव कर दें और फिर यहाँ पर डिलीट की क्वेरी लिखें। बहुत ही सिंपल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डिलीट। ओके, डिलीट फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम जो कि है स्टूडेंट। ओके, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पर कंडीशन सेट कर देते हैं वेयर ID इक्वल्स टू। अब यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ कि जहाँ पर ID हो, लेट्स सपोज हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ID जो है 101, मैं इस डाटा को डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ID 101। ओके, इस तरह से। अब एक काम करते हैं, दोबारा से इसको हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। नाउ वी हैव टू वेट। ओके, डाटा इंसर्टेड, इट मीन्स ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। वापस से जाते हैं डेटाबेस में और इसको सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो 101 का डाटा था ना वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। ओके, तो इस तरह से आप चाहे तो डाटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। और ये सारा काम हम कहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, अपनी जावा एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए। फिलहाल इसमें कोई GUI हमने यूज़ नहीं किया, कोई एप्लीकेशन क्रिएट नहीं की, सिंपल सा प्रोग्राम है। इसके अंदर सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप JDBC को यूज़ कर सकते हैं। बाकी जैसे ये JDBC मुकम्मल होगा उसके बाद हमने क्या करना है, सारे के सारे प्रोजेक्ट ही हमने डेवलप करने हैं जिसके अंदर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी बना रहे होंगे, बैकएंड भी होगा, मतलब फुल स्टैक जावा प्रोजेक्ट हम डेवलप करेंगे। और एक नहीं होंगे, काफ़ी सारे होंगे, बस आपने जुड़े रहना है। ओके जी, यहाँ पर हमने इंसर्ट करके देख लिया, डिलीट करके देख लिया। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हम करते हैं अपडेट। ओके, तो अपडेट के लिए सिंपल सी क्वेरी है, सबसे पहले इसे रिमूव करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं अपडेट। ओके, उसके बाद हमारी जो टेबल है उसका नाम, ये टेबल का नाम आ गया जी। उसके बाद हमने सेट करना है, क्या सेट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ ID जो है वो सेट हो जाए 111। ओके, और उसके बाद जो नेम है
वो नेम की वैल्यू यहाँ पर सेट हो जाए, लेट्स सपोज CDE। ओके, इस तरह से। और ये सिंगल कोट में आना चाहिए, नॉट इन डबल कोटेशन, मस्ट बी इन सिंगल कोट्स। ओके, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CDE। ओके, इस तरह से। अब हमने क्या किया, हमने बता दिया कि अपडेट करो स्टूडेंट टेबल को और सेट कर दो आईडी की वैल्यू को 111 और नेम की वैल्यू को CDE। अब यहाँ पर हमने कंडीशन भी बतानी है कि कहाँ पे जाके करना है। तो यहाँ पर हम कंडीशन का यूज़ करेंगे, वेयर क्लॉज का। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पर आईडी जो है, अब यहाँ पर जाते हैं, इसके अंदर आईडी मान लीजिए ये जो ABC है ना, इसकी आईडी है 107। मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ 107 की जो आईडी है ना, उसको जाके आप अपडेट कर दो। तो अभी इसको हम रन करते हैं। नाउ वी हैव टू वेट। ओके, डाटा इंसर्टेड, इट मीन्स ये कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। वापस जाते हैं डेटाबेस में। अब होना क्या चाहिए कि जो ABC है ना, इसका डाटा अब हमने चेंज कर दिया। आईडी हमने सेट कर दी है 111 और नेम हमने सेट कर दिया CDE। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर देखें आईडी भी चेंज हो चुकी है, अब है 111 और जो नाम था वो भी चेंज हो चुका है। ओके, तो इस तरह से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं और आप अपडेट भी कर सकते हैं अपने जावा प्रोग्राम के अंदर रहते हुए। डेटाबेस के अंदर जो डाटा रखा हुआ है आपने, उसको आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने सिर्फ सीखा कि किस तरह से अपडेट करना है, किस तरह से डिलीट करना है, किस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से टेबल को क्रिएट करना भी बिल्कुल ऐसा ही है, आपने वो खुद से करना है क्योंकि हमने पूरा SQL कवर किया हुआ है। अगर आपसे नहीं होता तो आपने मुझे बताना है, मैं खुद से करा दूंगा आपको। इसके बाद हम सीखेंगे कि डेटाबेस से डाटा लेना किस तरह से, ये काफ़ी टेक्निकल है क्योंकि डेटाबेस के अंदर जितना भी डाटा होता है ना, वो टेबल्स के फॉर्म में होते हैं। ओके, और जावा लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कोई ऐसी डाटा टाइप नहीं है जो टेबल्स को स्टोर कर सके या टेबल्स की फॉर्म में डाटा को शो कर सके। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिजल्ट सेट का, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो जैसे ही रिजल्ट सेट का टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा तो JDBC पूरे का पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, सारे के सारे प्रोजेक्ट डेवलप करने हैं और फिर ये हमारी स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस होंगी। उसके बाद हम वेब एप्लीकेशंस बनाना स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम स्प्रिंग बूट को भी सीखेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, इंपोर्ट करना है पैकेज को। सेकंड, लोड करना है अपने ड्राइवर को। हर डेटाबेस का ड्राइवर डिफरेंट होता है। ओके, यहाँ पर हमने MySQL के ड्राइवर को यूज़ किया। उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट करना है कनेक्शन। कनेक्शन के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक तो URL चाहिए आपके डेटाबेस का, उसका यूज़र नेम चाहिए और उसका पासवर्ड चाहिए। ओके, अब यहाँ पर ना एक चीज़ मैं और मेंशन कर देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, इन सबको ना मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, यहाँ से हटा के ना मैं एक काम करता हूँ, हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर देता हूँ। हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ प्राइवेट। ओके, स्टैटिक भी मैं इसे कर देता हूँ और फाइनल भी मैं इसे कर देता हूँ। ओके, और ये सारा काम हम सबके साथ कर देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ओके, जस्ट वेट। ओके, ये हम यहाँ पर भी सेट कर देते हैं और यहाँ पर भी। अब देखें, प्राइवेट मैंने सेट किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, ये थोड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, मैं चाहता हूँ कोई इसे एक्सेस ना कर सके। डेट्स वाई मैंने यहाँ पर प्राइवेट का यूज़ किया, ताकि ना कोई URL देख सके, ओके, ना यूज़र नेम तक पहुँच सके और ना पासवर्ड तक पहुँच सके। स्टैटिक हमने क्यों किया, क्योंकि हम इसे मेन मेथड में से कॉल कर रहे हैं, यूज इसे यहाँ पर कर रहे हैं, तो स्टैटिक को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, हमने फाइनल को क्यों यूज किया, मतलब ये कि फाइनल जब आप यूज करते हैं ना, तो उस वेरिएबल की वैल्यू को आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये कि अभी तो हमारा कोड छोटा सा है, जब हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे वहां पर हमारे पास हजारों लाइनों का कोड हो सकता है। तो हो सकता है उसके अंदर मैं कहीं एक ऐसा वेरिएबल बना दूं जिसका नाम हो यूजर नेम, तो क्या होगा, वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा डेटाबेस को। तो हमने इसे फाइनल सेट कर दिया ताकि इसे हम चेंज ना कर सकें। ओके, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, आपने ऐसा ही करना है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के बारे में, कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या होती है, क्यों हम इसे यूज करते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। आज के लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर बैकएंड डेवलपर्स, क्योंकि जब भी हम बैकएंड पे काम करते हैं और बैकएंड से डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो वहां पर हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने यूज किया था स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करते हुए हमने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था।
फिर उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया था। ओके, आप ऐसा कर सकते हैं बट दिस इज नॉट एन एफिशिएंट वे। ओके, एफिशिएंट वे क्यों नहीं है? देखिए, जब भी आप इस क्वेरी को सेंड करेंगे ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इंसर्ट कर रहे हैं डाटा। तो क्या होगा, सबसे पहले ये क्वेरी जाएगी किसके पास, डेटाबेस के पास। वहां पर जाके पहले ये कंपाइल होगी और फिर ये एग्जीक्यूट होगी। ओके, मान लो हमारे पास ना 10 क्वेरीज है, या 10 से भी ज्यादा हो सकता है, हमारे पास 100 क्वेरीज हो, हम उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अपनी जावा एप्लीकेशन में रहते हुए। तो वो 100 क्वेरीज पहले जाकर क्या होंगी, कंपाइल होंगी और फिर एग्जीक्यूट होंगी। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एन एफिशिएंट वे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जितनी भी क्वेरीज हम भेज रहे हैं पहले वो कंपाइल हो फिर वो एग्जीक्यूट हो, इसमें वक्त लगेगा। कोई भी यूजर जो हमारी एप्लीकेशन यूज कर रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, अगर उसे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने में, डेटाबेस के पास डाटा को भेजने में या डाटा को रिट्रीव करने में इतना ज्यादा वक्त लगेगा, तो वो हमारी एप्लीकेशन को यूज नहीं करेगा और ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई भी हमारी सॉफ्टवेयर को, हमारी एप्लीकेशन को यूज करता है तो वो एफिशिएंट वे हो, उसे पसंद है एप्लीकेशन। तो यही वजह है कि मैं कह रहा था कि स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम अगर चाहें तो कर सकते हैं क्वेरी को एग्जीक्यूट, बट दिस इज नॉट एन एफिशिएंट वे, क्योंकि जितनी ज्यादा क्वेरीज होंगी, हर बार क्वेरी क्या होगी, कंपाइल होगी पहले और फिर जाके वो एग्जीक्यूट होगी। हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो जिसके अंदर कंपाइल सिर्फ एक बार हो और फिर जितनी भी स्टेटमेंट्स हम भेजें वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाए, कंपाइल ना हो। ओके, तो वहां पर हम यूज करते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का। ओके, तो अब बात करते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर देखें, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज अ प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट। मतलब ये कि पहले ये कंपाइल हो जाती है। ओके, हम क्या करते हैं, एक क्वेरी बना लेते हैं, वैल्यूज एंटर नहीं करते उसके अंदर, सिर्फ एक क्वेरी सेट कर देते हैं और उसको कंपाइल करवा लेते हैं। वो कंपाइल जब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू सेंड करते हैं, क्वेरी सेंड नहीं करते दोबारा। क्वेरी एक ही होगी, वो कंपाइल हो चुकी, अब हम सिर्फ वैल्यूज सेंड करते रहेंगे और वो वैल्यूज डायरेक्ट एग्जीक्यूट होंगी और जिसमें हमारा वक्त बचेगा। ओके, इट इज सब इंटरफेस ऑफ स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट इंटरफेस है, उसके अंदर ही हमारे पास होता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, वो भी एक इंटरफेस है। बट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास मेथड्स कुछ ज्यादा आ जाते हैं, हमारे पास पावर आ जाती है। ओके, इसका एक और फायदा भी है जो कि थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। आगे देखें, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट हैव सम यूजफुल एडिशनल फीचर्स देन स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जो कि हमारे काम को काफी ज्यादा आसान कर देते हैं। Prepared statement object provide a feature of execute parameterized query। पैरामीटराइज्ड, आपको याद होगा जब हमने जावा लैंग्वेज की बेसिक्स कवर किए थे तो हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। फंक्शंस के अंदर हम क्या करते थे, पैरामीटर पास करते थे, वैल्यूज पास करते थे और वो फंक्शन उनको प्रोसेस करता था और जो भी आउटपुट होता था वो हमें रिटर्न करता था। सेम इसी तरह से हम एक क्वेरी सेट कर देंगे जहां पर वैल्यूज होती है ना, उस जगह को हम किसी प्लेस होल्डर से सेट कर देंगे। ओके, वहां पर वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे, वैल्यू हम बाद में पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड्स। उसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे। हो सकता है सुनने में ये अजीब लग रहा हो, लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आ जाएंगी। फिलहाल आपने क्या करना है, इस टॉपिक को समझना है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। सबसे पहली बात कि प्रिपेयर स्टेटमेंट प्री कंपाइल होती है, एक ही बार कंपाइल हो जाती है, बार बार इसे कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद थोड़े इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखें, व्हेन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज क्रिएटेड, जब ये क्रिएट होती है, द एसक्यूएल क्वेरी इज पास्ड एज पैरामीटर। तो हम पैरामीटर के तौर पे क्वेरी पास करते हैं। कैसे पास करते हैं, अभी प्रैक्टिकल करते हैं, आपने परेशान नहीं होना। दिस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कंटेन्स अ प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल क्वेरी, so when the prepared statement is executed, DBMS can just run the query instead of first compiling it। मतलब ये कि वो क्या करेगा, कंपाइल नहीं करेगा, फिर एक बार उसे कंपाइल कर लिया उसने, हमने भेजा, उसने कंपाइल कर दिया, बाद में वो कंपाइल नहीं करेगा वैल्यूज को, वो डायरेक्ट उनको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद जो सबसे मेजर इसका एडवांटेज है ना, वो क्या है, एन इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज दैट दे प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स। अब ये जो इंजेक्शन होता है ना एसक्यूएल का, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये हैकिंग है। मतलब ये कि एसक्यूएल इंजेक्शन से हैकर आपके डेटाबेस को मैनिपुलेट भी कर सकता है, आपके डेटाबेस से डाटा रिट्रीव भी कर सकता है और आपके डेटाबेस को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। जैसा कि हमने यहाँ पर स्टेटमेंट का यूज किया था ना। अब यहाँ पर देखिए वैल्यूज सामने आपको नजर आ रही हैं। ओके, वैल्यूज हम बाद में नहीं भेज रहे, डायरेक्ट जाके वो कंपाइल हो रही हैं। क्लियर? तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो।
तो बजाय इसके कि एसक्यूएल इंजेक्शन हो जाए और डेटाबेस हो सकता है डिस्ट्रॉय हो जाए, हो सकता है मैनिपुलेट हो जाए, तो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि स्टेटमेंट को रहने दें, आप प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज करें। ओके, अब उसके बाद हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट के। सबसे पहले हमारे पास है सेट इंट। अगर हमने कोई इंटीजर डाटा सेंड करना है डाटाबेस के पास फॉर द एग्जीक्यूशन, तो हम सेट इंट को यूज करते हैं। स्ट्रिंग के लिए सेट स्ट्रिंग को यूज करते हैं। इसी तरह फ्लोट, डबल, एग्जीक्यूट अपडेट, ये हमने स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा था। इसके अंदर भी एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड होता है और एग्जीक्यूट क्वेरी का भी मेथड होता है। ओके, उसके बाद हम बात करें अगर एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। वैसे होती ये हैकिंग ही है एक टाइप की। एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ कोड इंजेक्शन टेक्निक दैट माइट डिस्ट्रॉय योर डेटाबेस। ओके, एसक्यूएल इंजेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेब हैकिंग टेक्निक। ओके, एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा मैं आपको, क्योंकि दिस इज नॉट रिलेटेड टू आवर टॉपिक। आज के टॉपिक में सिर्फ हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन के रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूं जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, किस तरह से डाटा मैनिपुलेट हो सकता है, किस तरह से हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं डेटाबेस को विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के बारे में। तो अभी तक हमने पढ़ा कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, प्री कंपाइल होती है। एक बार कंपाइल हो जाती है, बाद में हम वैल्यूज पास करते हैं एज अ पैरामीटर। ओके, अब इसे प्रैक्टिकली कवर करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, स्टेटमेंट की जगह हम यूज करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का। ओके, यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी है कि हमारे पास ये जो मेथड है ना क्रिएट स्टेटमेंट, इसकी जो पैरेंथेसिस है ये एम्प्टी है। इन पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई पैरामीटर प्रोवाइड नहीं कर रहे। ओके, अब एक काम करते हैं, हम यूज करते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का। तो उसके लिए हम लिखते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं PSTMT, और उसके बाद हम यूज करेंगे कनेक्शन ऑब्जेक्ट का। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक मेथड होता है प्रिपेयर स्टेटमेंट, और आखिर में इसे हम कर देते हैं टर्मिनेट। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो प्रिपेयर स्टेटमेंट है इसके अंदर हमने पैरामीटर पास करना है। ओके, पैरामीटर में क्या पास करेंगे, हम क्वेरी पास करेंगे। तो यहाँ से इसी क्वेरी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और इसे हम पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर। ये हमने इसे क्वेरी प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ पर हम वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओके, वैल्यूज की जगह पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, इसी तरह यहाँ पर भी हम इसको रिप्लेस कर देते हैं विद क्वेश्चन मार्क। अब ये काम किस तरह से करेगी इस बात को आपने समझना है। सबसे पहले ये क्वेरी जाएगी डेटाबेस के पास, वहां पे जाके ये कंपाइल होगी। कंपाइल होने के बाद ये स्टोर हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, क्लियर, जो कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। फिर हम क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम ये वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट के यूज करेंगे विच इज PSTMT P स्टेटमेंट डॉट, उसके अंदर हमारे पास मेथड होते हैं सेट। अब सेट इंट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटीजर वैल्यू है। अब यहाँ पर हमने दो चीजें प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले हमने पैरामीटर का इंडेक्स प्रोवाइड करना है। ओके, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसका फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड वैल्यू का सेकंड इंडेक्स। तो मैं फर्स्ट वैल्यू दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पर फर्स्ट लिखूंगा विच मीन्स फर्स्ट इंडेक्स, उसके बाद कॉमा, और फिर मैं वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। ओके, इस तरह से मैंने वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। अब ये फर्स्ट इंडेक्स पे जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। इतना हो गया। अब सेकंड भी है हमारे पास, तो उसके लिए हम दोबारा से प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज करेंगे stmt डॉट सेट स्ट्रिंग। इसके अंदर ये भी मेथड होता है। अब सबसे पहले हमें इंडेक्स बताना होगा कि सेकंड वैल्यू है। उसके बाद कोई भी वैल्यू आप सेट करना चाहते हैं वो सेट कर दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ABCD, सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप चाहे तो कोई नाम भी लिख सकते हैं। इतना हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क का यूज किया। क्वेश्चन मार्क को हमने क्या किया, फिर हमारे पास जो प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट था उसकी हेल्प से हमने कुछ वैल्यूज पास कर दी। ओके, यहाँ पर अब हमारे पास स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, अब हमारे पास कौन सा है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। और प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना। क्लियर जी? ओके, अब इस बात को समझिएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज करते हुए एक क्वेरी जनरेट की। क्वेरी के अंदर जो वैल्यूज की जगह थी वहां पर हमने क्वेश्चन मार्क सेट कर दिए। ये क्वेरी सबसे पहले गई डेटाबेस के पास, वहां पर जाके कंपाइल हो गई। अब हमारे पास एक प्री कंपाइल्ड क्वेरी है जिसके अंदर सिर्फ हम वैल्यूज भेजेंगे और वो डायरेक्ट उनको एग्जीक्यूट करेगी, क्वेरी को बार बार कंपाइल नहीं करेगी। ओके, अब एक काम करते हैं, इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और मैं डेटाबेस यहाँ से ओपन कर लेता हूँ अपना।
MySQL, तो ये है इसका वर्क बेंच, इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, ये है हमारा डेटाबेस, इसका पासवर्ड। ओके, चलिए इतना हो गया। नाउ ये है हमारे पास कॉलेज का डेटाबेस। ओके, और इसके अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल और उसके अंदर ये वैल्यूज़ हैं। क्लियर जी, 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास और एक और हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, तो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ वी हैव टू वेट। ओके, डाटा इंसर्टेड, इट मीन्स हमारा कोड रन हो चुका है अच्छे तरीके से। यहाँ पर आते हैं और इसको सिलेक्ट करके दोबारा से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वो डाटा आ चुका है जो कि हमने अपने जावा एप्लीकेशन से सेंड किया और इस पर हमने यूज़ किया प्रिपेयर स्टेटमेंट का। क्लियर जी। अब मैं अगर कोई और डाटा सेंड करना चाहता हूँ तो मुझे दोबारा से क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा से सेट मेथड का यूज़ कर लूँगा और कोई और वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अभी भी ये कोड हमारा एफिशिएंट नहीं है, मैं चाहता हूँ इसे मज़ीद एफिशिएंट बनाएं। वो कैसे बना सकते हैं कि हम यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं। ओके, क्योंकि जब भी हम एप्लीकेशन बनाएंगे रियल लाइफ के लिए, कोई लोग उसे यूज़ कर सके, तो हम यूज़र से ही डाटा ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यूज़र से डाटा लेके दिखाता हूँ आपको। और ये जो क्वेरी है इसको फ़िलहाल के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे। ओके, तो डाटा हमने क्योंकि इनपुट में ले रहे हैं तो हमें चाहिए एक स्कैनर क्लास। तो यहाँ पर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, स्कैनर, इसको नाम देते हैं SC। ओके, उसके बाद न्यू स्कैनर। ओके जी, और इसके अंदर सिस्टम.इन। ओके जी, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से हम यूज़र से इनपुट लेंगे। ओके, नाउ नीचे आते हैं थोड़ा और यहाँ पर मैंने क्या करना है, यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक इंटीजर वैल्यू, तो इंट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ओके, और इसे नाम दे देते हैं ID, क्योंकि मैं ID ले रहा हूँ यूज़र से। और उसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद डॉट नेक्स्ट इंट का यूज़ करेंगे और हम यूज़र से वैल्यू ले लेंगे। ओके, फर्स्ट वैल्यू हमने यूज़र से ले ली। नाउ सेकंड हमारे पास है स्ट्रिंग, तो हम स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे और नाम दे देते वेरिएबल को नेम और उसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन के बारे में मैंने आपको बताया था काफ़ी डिटेल से, आई होप आपको याद होगा। चलिए जी, अब हमने क्या किया, हमने 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए और यूज़र से हमने वैल्यूज़ ले ली, इतना काम हमारा हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ID जो कि हम यूज़र से ले रहे हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे नेम जो कि वेरिएबल का नाम है जो कि हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं। ये 2 चीज़ें हो गई। ओके, अब इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। नाउ वी हैव टू वेट। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे ID की, तो लेट्स सपोज 159। उसके बाद डाटा इंसर्टेड का ऑप्शन आ गया, मतलब उसने हमसे सेकंड वैल्यू ली नहीं। ओके, जबकि हक बनता था कि सेकंड वैल्यू वो हमसे ले, क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आप पहले हमसे ID लें और फिर हमसे क्या लें, नेक्स्ट लाइन लें, पर उसने ऐसा नहीं किया। ओके, तो रीज़न कुछ भी नहीं है इसका। एक काम करते हैं, यहाँ पर ना मैं लाइन को फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, मैं नेक्स्ट को यूज़ करता हूँ जस्ट टू शो यू दैट एवरीथिंग इज ओके। ओके, नाउ यहाँ पर वैल्यू इनपुट करते हैं 159। ओके, नाउ वो सेकंड वैल्यू हमसे मांग रहा है, तो यहाँ पर सेकंड वैल्यू मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल लतीफ़। ओके, नाउ एंटर। ओके, यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री 159, ये पहले से एंट्री जा चुकी है उसके अंदर। ओके, पिछली बार जब हमने कंपाइल किया तो ID तो जा चुकी थी पर नेम नहीं था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसे दोबारा से कंपाइल करता हूँ, देखिए ID आ चुकी है पर नेम नहीं आया। ओके, तो एक काम करते हैं, कोई और यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ 147। ओके, नाउ LATIF लतीफ़। ओके, एंटर, डाटा इंसर्टेड। ओके, सक्सेसफुली। दोबारा से जाते हैं इसके अंदर, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखें 147 लतीफ़, ये डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, मतलब ये कि हम यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट एन एफिशिएंट वे। हम इसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि हम यूज़र को मैसेज शो करें, यूज़र को आइडिया हो कि उसने क्या काम करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम system.out.println का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर sout, तो फिलहाल के लिए मैं ln का यूज़ नहीं करना चाहता। इसके अंदर हम लिखेंगे सिंपल एंटर योर ID। ओके, इस तरह से एंटर योर ID और उसके बाद हम यूज़र से ID ले लेंगे। उसके बाद दोबारा से हम मैसेज शो कराएंगे, अगेन आई एम नॉट यूजिंग हेयर द ln।
तो यहाँ पर हम मैसेज शो कराएंगे एंटर योर नेम। ओके, यहाँ पर हम यूज़र से नेम ले लेंगे। ओके, अब ये थोड़ा एफिशिएंट है, दिखने में अच्छा लगेगा, यूज़र को समझ में आएगा उसने क्या करना है। नाउ वी हैव टू वेट। ओके, यहाँ पर देखें एंटर योर आईडी, तो यहाँ पर मैं आईडी लिख देता हूँ 156। नेक्स्ट एंटर योर नेम, तो यहाँ पर हम नेम दे देते हैं फॉर एग्जांपल हम। ओके, एंटर। ओके, डाटा इंसर्टेड। अब देखें ये पढ़ने में भी समझ आ रहा है। ओके, कोई भी इसे देखेगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ पहले मैंने आईडी देनी है और फिर मैंने यहाँ पर नेम देना है। ओके, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन बेहतर से बेहतरीन हो। डेटाबेस में जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हम भी यहाँ पर शो हो रहा है। बेहतर बना लिया हमने, इसे काफ़ी बेहतर हो चुका है, बट स्टिल इसे हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, मज़ीद एफिशिएंट बनाया जा सकता है। कैसे? अब यहाँ पर देखिए हम फिलहाल तो क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट का डाटा इसमें इनपुट कर रहे हैं। अब हो सकता है मेरे पास 10 स्टूडेंट हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले मैं कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टूडेंट का डाटा प्रोवाइड करता हूँ, फॉर एग्जांपल 189। सेकंड, उसका नाम यहाँ पर हम दे देते हैं कोड, फॉर एग्जांपल एंटर। अब सेकंड स्टूडेंट का डाटा इनपुट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, दोबारा से कोड को एग्जीक्यूट करना होगा। उसके बाद तीसरे स्टूडेंट के लिए मुझे दोबारा से कोड को एग्जीक्यूट करना होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा तरीका हो कि हम यूजर से पहले पूछ लें कि आप कितने स्टूडेंट्स इनपुट करना चाहते हैं, और हम वहां पर लूप सेट करते हैं, सिंपल। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर लूप का। ओके, यहाँ पर फॉर लूप का यूज कर लेते हैं। इसके अंदर एक इटरेटर वेरिएबल बना लेते हैं जिसे हम काउंटर वेरिएबल भी कहते हैं। आई इनिशियलाइज कर देते हैं इसे 1 के साथ। ओके, और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर कंडीशन सेट कर देनी है। कंडीशन हम यूजर से लेंगे। ओके, तो यहाँ पर ना लूप के बाहर जाके मैं प्रिंट का यूज करता हूँ, out system.out.println, और यहाँ पर पहले मैं यूजर से पूछ लूंगा that how many student do you want to add। ओके, इस तरह से हमने मैसेज शो करा दिया यूजर को, और उसके बाद हम यूजर से एक वेरिएबल ले लेंगे, एक वेरिएबल में वैल्यू ले लेंगे। तो इंटीजर में होगा इंट, यहाँ पर मैं इसे वैल्यू दे देता हूँ नम के कितने नंबर होंगे, और उसके बाद हम स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे डॉट नेक्स्ट इंट, और इस तरह से हम यूजर से वैल्यू ले लेंगे। ओके, अब नम के अंदर हमारे पास वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं कंडीशन सेट करता हूँ कि हमारा लूप तब तक चलना चाहिए जब तक कि हमारे आई के अंदर जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू नम नहीं हो जाती तब तक, और हर बार आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होना चाहिए 1 का। ओके, ये हमने सेट कर दी कंडीशन। अब इसके अंदर हमने सारा कोड लिखना है। कैसे? यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हम इसे पिक करते हैं सारी की सारी को। ओके, एग्जीक्यूट तक ही कर लेते हैं, उसके बाद इसे कर लेते हैं जी कट कर लेते हैं, और इसके अंदर इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, नाउ अब हमारे पास एक लूप बन चुका है। ओके, सबसे पहले हम यूजर से पूछेंगे कि आप कितने स्टूडेंट्स ऐड करना चाहते हैं, और फिर उतने स्टूडेंट्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर लूप से बाहर आ जाएंगे। क्लियर? तो एक बार इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। ओके, नाउ वी हैव टू वेट। देखिए हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट डू यू वांट टू ऐड। फॉर एग्जांपल मैं 2 स्टूडेंट्स को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं 2 एंटर करूंगा। उसके बाद एंटर योर आईडी, तो मैं आईडी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 654। उसके बाद एंटर योर नेम, यहाँ पर नेम प्रोवाइड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल जावा। एंटर। उसके बाद एंटर योर आईडी फिर से पूछ रहे हैं। अब देखें चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन ना मज़ीद बेहतर हो। तो चलें यहाँ पर दोबारा से आईडी प्रोवाइड कर देते हैं 987, और नेम दोबारा से पूछ रहे हैं तो मैं C++ कर देता हूँ। C++ इज़ आल्सो अ वेरी गुड लैंग्वेज, और एंटर करते हैं। डाटा इंसर्टेड, चलते हैं अपने डेटाबेस में, इसे सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कोड भी आ चुका है, जावा भी आ चुका है, C++ भी आ चुका है, और हमारा कोड ज़्यादा एफिशिएंट हो चुका है, बट स्टिल हम इसे मज़ीद एफिशिएंट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैंने 10 स्टूडेंट्स का डाटा इनपुट करना है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास नंबरिंग आए कि फर्स्ट स्टूडेंट को ऐड करो, फिर सेकंड आ जाए, सेकंड स्टूडेंट को ऐड करो, फिर थर्ड आ जाए। कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम out का यूज करेंगे, system.out.println, और यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा एंटर ओके द डाटा ऑफ। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आई की वैल्यू आए, तो कंकेटिनेशन का यूज करेंगे हम यहाँ पर।
यहाँ पर हमारे पास है आई वेरिएबल, मैं अभी आपको समझाता हूँ, कोड लिख लो, वैल्यू ऑफ फर्स्ट, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी आ जाएगी, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट। ओके, अब देखें क्या होगा, सबसे पहले शो होगा एंटर द डाटा ऑफ, फिर आई की वैल्यू, आई की वैल्यू जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो 1 होगी, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो फर्स्ट स्टूडेंट का डाटा आ गया। दोबारा से लूप चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 2, तो सेकंड स्टूडेंट का डाटा आ जाएगा। इस तरह आई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू वेट। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट डू यू वांट टू ऐड? लेट्स सपोज आई वांट टू ऐड 3 स्टूडेंट्स, सो 3। उसके बाद एंटर द डाटा ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर स्पेस लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आए। तो दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, कैंसिल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन। ओके, स्टॉप एंड रीरन नाउ। ओके, तो यहाँ पर देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट डू यू वांट टू ऐड? 3। उसके बाद एंटर द डाटा ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 357, नेम हम लिख देते हैं यहाँ पर पाइथन। ओके, एंटर। देखें अब दो हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है, एंटर डाटा ऑफ सेकंड स्टूडेंट। जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर नंबर भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर 951 और यहाँ पर हम लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट। ओके, एंटर। यहाँ पर देखें एंटर द डाटा ऑफ थर्ड स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 682 और उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस पर सी लैंग्वेज लिख देते हैं, एंटर। ओके, डाटा इंसर्टेड। जाते हैं डेटाबेस में, इसे सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सी भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, C++ भी है, पाइथन भी है, तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर शो हो रही हैं। तो मतलब हमने कहाँ से शुरू किया? हमने प्रिपेयर स्टेटमेंट से शुरू किया और हमने कोशिश की कि इसे मज़ीद बेहतर बनाएं, फिर हम लूप्स इसके अंदर लेके आ गए। नाउ स्टिल ये मज़ीद एफिशिएंट हो सकता है, मज़ीद इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं और ये आपकी असाइनमेंट है। मैंने यहाँ पर आपको कोड कराया, प्रिपेयर स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको समझाया। आपने क्या करना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट को यूज़ भी करना है और इस कोड के अंदर मज़ीद एक चेंज हम कर सकते हैं। वो क्या चेंज होना चाहिए कि जिससे हमारी एप्लीकेशन, हमारा जो प्रोग्राम है वो मज़ीद यूज़र फ्रेंडली हो जाए। ओके, यूज़र को यूज़ करने में आसानी हो, तो वो क्या चीज़ कर सकते हैं ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, आपकी असाइनमेंट है, नहीं कर सकते तो मुझे बताएं, मैं आपको बता दूंगा। ओके, ये वैसे आपकी असाइनमेंट है, आपको खुद करनी है। तो ये होती है जी प्रिपेयर स्टेटमेंट। इसका फायदा हमें ये होता है कि हमने एक बार क्वेरी लिखी। ओके, देखिए जितनी बार मैं डाटा दे रहा हूँ ना, क्वेरी मेरी एक ही है और वो पहले से कंपाइल हो चुकी है, मुझे दोबारा कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है उसे, और ना ही बार बार उस क्वेरी को लिखने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ पैरामीटर में वैल्यूज पास कर रहा हूँ कुछ मेथड्स को यूज़ करते हुए। काफ़ी सिंपल है। आगे जाके जब हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाएंगे, बैकएंड बनाएंगे, डेटाबेस भी होगा, मतलब फुल स्टैक प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे हम, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रिपेयर स्टेटमेंट को हम कितना ज़्यादा यूज़ करेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिजल्ट सेट के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ JDBC। तो ये लेक्चर JDBC का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे जिसमें हम स्टैंड लोन एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे। उनको डेवलप करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे वेब एप्लीकेशंस, जिसके अंदर हम स्प्रिंग बूट को कंप्लीट कवर करेंगे और फिर उसके कुछ प्रोजेक्ट्स हम डेवलप करेंगे। तो ये लास्ट लेक्चर है और आपने काफ़ी तवज्जो से समझना है इसे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है JDBC का। देखिए, अब तक हमने सीखा कि हम डेटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, हमने DML स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया, DDL स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया और हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या होती है, क्यों हम उसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। और ये सारी चीज़ें हम पिछली 2 वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं सीखा कि हमने डेटाबेस से डाटा रिट्रीव कैसे करना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी हम डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करते हैं ना, तो वो जिस फॉर्म में हमारे पास आता है ना, उसको हैंडल करना ज़रूरी होता है। जब हमने डेटाबेस सीखा था तो डेटाबेस के अंदर डाटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब वहाँ पर डाटा हमारे पास टेबल्स की फॉर्म में, हम जावा एप्लीकेशन में रहते हुए वो डाटा मंगवाना चाहते हैं। अब जावा लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कोई ऐसी डाटा टाइप नहीं है जिसके अंदर हम टेबल को स्टोर कर सके। टेबल्स को ना तो हम स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं, ना इंट में स्टोर कर सकते हैं, ना फ्लोट में कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कोई और डाटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें हम टेबल्स को लाकर स्टोर करें और फिर एक एक करके उसमें से वैल्यूज को हम निकालते रहें। ओके, तो ये जो रिजल्ट सेट जिसे हम आज पढ़ेंगे, रिजल्ट सेट एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि
जब टेबल आता है डेटाबेस से, उस टेबल को स्टोर करने के लिए यूज होता है। और फिर हम क्या करते हैं, एक एक करके उसमें से वैल्यूज को गेट करते हैं। कैसे गेट करते हैं सारा कुछ समझ जाता हूँ, आपने तवज्जो से समझना है। यहाँ पर देखें, ये प्रीवियस वीडियो का कोड है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, ये पार्ट हमें नहीं चाहिए यहाँ तक। ओके, इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और ये ब्रैकेट भी। ओके, यहाँ तक का पार्ट हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इंसर्ट क्वेरी, तो एक काम करते हैं, इंसर्ट क्वेरी को हटा के हम यहाँ पर सेलेक्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी आप डेटाबेस से कुछ मंगवाते हैं तो वहाँ पर हम सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ करते हैं। ओके, सेलेक्ट, उसके बाद स्टार, स्टार मीन जितना भी डाटा है ऑल, वो सारा का सारा मुझे चाहिए। और उसके बाद हम लिखते हैं फ्रॉम कीवर्ड और फिर टेबल का नाम। तो यहाँ पर टेबल का नाम है स्टूडेंट। चलिए, जितना हो गया। हमने कहा कि स्टूडेंट टेबल के अंदर जितना भी डाटा है वो हमें ला कर दो। अब वो जो डाटा है वो टेबल के फॉर्म में होगा, तो हमने क्या करना है, हमें चाहिए एक रिजल्ट सेट। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमें मिलेगा एक रिजल्ट सेट। ओके, रिजल्ट सेट, और इसके एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं RS। चलिए जी, इतना काम हमारा हो गया। और यहाँ पर अब की बार हमने अपडेट नहीं करना, हम क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मेथड होगा एग्जीक्यूट क्वेरी का, इस तरह से। चलिए, ये काम हमारा हो गया कि हमने क्या कर लिया, हमने एक स्टेटमेंट बना ली। ओके, क्वेरी, और प्रिपेयर स्टेटमेंट की हेल्प से हमने उसे कंपाइल कर लिया, वो स्टोर हो गई इसके अंदर। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्वेरी का यूज करते हुए रिजल्ट सेट के अंदर यहाँ पर S कैपिटल होना चाहिए, इस तरह से रिजल्ट सेट, और उसके अंदर हमने RS का ऑब्जेक्ट बनाया, और जो टेबल आई वो इस RS में स्टोर हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस RS में से एक एक करके सारा का सारा डाटा निकालना है। कैसे निकालना है, बात को समझिए। डेटाबेस में चलते हैं, इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टेबल है। ओके, अब ये पूरा का पूरा टेबल आ चुका है रिजल्ट सेट के अंदर। तो हमने डाटा निकालना कैसे उसमें से, इस बात को आपने समझना है। सबसे पहले हमारे पास रिजल्ट सेट के अंदर होता है एक पॉइंटर। ओके, तो वो पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है फर्स्ट रो पे। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले हम होंगे फर्स्ट रो पे, तो इसके अंदर हम आईडी को निकाल लेंगे। आईडी की डाटा टाइप है इंट, तो हम इंट वेरिएबल बनाएंगे। और फिर रिजल्ट सेट के अंदर एक गेटर मेथड होता है जो हमें इंट वैल्यू लाकर दे देगा। उसी तरह से फिर हमें चाहिए नेम की वैल्यू। नेम क्योंकि स्ट्रिंग में है तो हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और गेटर की हेल्प से वो डाटा उससे ले लेंगे। उसके बाद दोबारा हम आ जाएंगे सेकंड रो के ऊपर। ओके, पॉइंटर सेकंड रो पे आ जाएगा, फिर सेकंड रो की वैल्यूज हम ले लेंगे। फिर पॉइंटर तीसरी रो पे आ जाएगा, फिर उसके हम वैल्यूज ले लेंगे। तो एक एक करके जितनी भी रोज हैं इन सबको हम कवर करेंगे। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसे प्रैक्टिकली कवर करते हैं। यहाँ पर देखें, अब हमने क्योंकि हर एक स्टेटमेंट के पास जाना है, हर एक रो के पास जाना है, तो हमें एक लूप चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। ओके, अब इसके अंदर हम यूज करेंगे इस रिजल्ट सेट का, क्योंकि इसके अंदर टेबल है। इसका एक मेथड होता है नेक्स्ट, हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या करेगा, ये हर बार जब लूप एग्जीक्यूट होगा ना, ये हमें नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा। ओके, कैसे लेके जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। ये कोड कंप्लीट कर लो। अब यहाँ पर हमने कहा कि हमारे टेबल के अंदर ना दो कॉलम्स है, एक है आईडी का, इसकी डाटा टाइप है इंट, एक है नेम का, इसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग। दो है, तो मतलब मुझे दो वैल्यूज चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले इंट, इसे नाम दे देते हैं आईडी। ओके, अब रिजल्ट सेट जिसके अंदर टेबल है, उसका एक मेथड होता है डॉट गेट इंट नाम का। ये क्या करेगा, हमें इंटीजर वैल्यू जो है वो हमें लाकर दे देगा। पर इसे पता कैसे चलेगा कि कौन सी कॉलम है, कौन सा कॉलम है। तो यहाँ पर या तो हम कॉलम का नेम दे देंगे, यहाँ पर देखिए कॉलम का नेम है आईडी। ओके, या तो आप कॉलम का नेम दे देंगे विच इज आईडी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कॉलम का नंबर दे दें। अब यहाँ पर आईडी जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट 1 लिख दें, वो भी काम चल जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए एक स्ट्रिंग। ओके, इसको नाम दे देते हैं नेम। फिर रिजल्ट सेट, इसी के अंदर टेबल है, इसका एक और मेथड होता है डॉट गेट स्ट्रिंग। ओके, इसको यूज करेंगे, और हमने यहाँ पर कॉलम का नाम बताना है, तो कॉलम का नाम है नेम, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। यहाँ पर देखें, इसका नाम है आईडी, इसका नाम है नेम, दोनों हमने लिख लिए। दोनों से क्या होगा, ये मेथड इस कॉलम को ढूंढेगा, इस कॉलम में जो वैल्यू होगी फर्स्ट रो में वो लाकर इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। इसी तरह से गेट स्ट्रिंग मेथड क्या करेगा, इस नाम के कॉलम को ढूंढेगा, उसके अंदर फर्स्ट रो पे जो वैल्यू होगी वो लाकर इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब वैल्यूज हमारे पास वेरिएबल्स में आ चुकी हैं, अब हमने इन्हें आउटपुट में शो कराना है। कैसे कराएंगे, system.out.println का यूज करेंगे।
सबसे पहले हम आउटपुट में देखना चाहते हैं आईडी की वैल्यू। ओके, ये वेरिएबल का नाम है, इसके अंदर वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद हम कैनकेटिनेशन का यूज़ करेंगे। मैं एक स्पेस लगा देता हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। और उसके बाद नेम वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास नेम का डाटा होगा सारा। यहाँ तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये वर्किंग कैसे है इसकी। ओके, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ वी हैव टू वेट। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डाटा आ चुका है सारा। देखें, ये हमारे पास आईडी है, ये हमारे पास नेम है। मैं इसे मजीद बेहतर करता हूँ, ओके, ताकि समझने में आसानी हो। हम लूप से बाहर जाते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ system.out.println। तो सबसे पहले हमारे पास है आईडी कॉलम, तो यहाँ पर मैं आईडी दे देता हूँ। कैनकेटिनेशन कर लेते हैं। और उसके बाद दूसरा है हमारे पास नेम, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ नेम, इस तरह से। ओके, तो पहले ये प्रिंट होगा, फिर उसके नीचे सारी की सारी वैल्यूज होंगी। दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब आउटपुट जो है ना वो थोड़ा रीडेबल होगा। ओके, ये चीज़ें लॉजिक बिल्डिंग के साथ आपको आनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आईडी, ये आईडी की लिस्ट है पूरी। उसके बाद है नेम, और ये सारी की सारी हमारे पास है नेम की लिस्ट। डाटा हमने रिट्रीव कर लिया डाटाबेस से, इतना काम हमारा हो गया। ओके, और काफ़ी ईजी था, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब इसकी वर्किंग को देखें। यहाँ पर हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं ना वो है डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करता है, ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, पहले ये चेक करता है कि नेक्स्ट पे कोई रो है या नहीं है। अगर तो रो है, ओके, मान लो 4 रोज है हमारे पास। फर्स्ट रो पे पॉइंट कर रहा था हमारा रिजल्ट सेट, तो फर्स्ट रो के ऊपर जितनी भी वैल्यूज थी वो हमने रीड कर ली। हम दोबारा से लूप में आ गए। ओके, अब सेकंड रो उसने चेक की कि रो है, तो उसने वैल्यू रिटर्न की ट्रू। तो वाइल लूप जो है वो ट्रू हो गई। हमने सारी की सारी रो को कवर कर लिया, सेकंड रो को। फिर नेक्स्ट ने क्या किया, चेक किया थर्ड रो को कि है या नहीं है, तो उसे थर्ड रो भी मिल गई। तो वैल्यू उसने ट्रू दी, तो लूप चला। और थर्ड रो में जितनी भी वैल्यूज थी सारी हमने गेट कर ली, गेटर मेथड्स थे। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट मेथड चेक करेगा कि आगे कोई और स्टेटमेंट है और कोई और रो है, तो आगे भी एक रो है, तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। लूप फिर से चलेगा। फिर चौथी रो में जितने भी डाटा है वो हम सारा गेट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, आगे मूव होगा, पॉइंटर को आगे मूव करेगा, चेक करेगा कि आगे कोई और रो है। आगे क्योंकि कोई और रो उसे नहीं मिलेगी, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। जैसे ही फॉल्स आएगा लूप टूट जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये काम करता है, और जितना भी डाटा हो आप इससे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे को सिलेक्ट किया है, आप चाहें तो स्पेसिफिक कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे पास आईडी की वैल्यू हो। ओके, तो यहाँ पर आप सिर्फ आईडी लिख दें। यहाँ पर आपको ये सेकंड स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, सिंपल आपका काम हो जाएगा। तो जेडीबीसी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। डिफरेंट स्टेप्स हमने कवर किए जेडीबीसी के। हमने थोड़ा देखा कि जेडीबीसी से पहले हम क्या यूज़ करते थे, अब हम जेडीबीसी की तरफ क्यों आए, उसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में हमने बात की। इसके अलावा हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को देखा। आज हमने रिजल्ट सेट के बारे में बात की। तो जितना भी मेन टॉपिक्स थे ना जेडीबीसी के, वो सारे हमने कवर कर लिए। अब मैं चाहता ये हूँ कि जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। हूबहू मेरे जैसा कोड नहीं लिखना आपने कोशिश करना है कि मुझसे हट के लिखे, कुछ अच्छा कोड लिखे। ओके, और कोशिश करें चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाएं। और अपने माइंड में ये रखें कि आप एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं और आपकी एप्लीकेशन को कोई यूज़र यूज़ करेगा तो उससे अच्छा लगना चाहिए। इंटरफेस ऐसा होना चाहिए कि उसे पसंद आए। ओके, चीज़ें क्लियर हो, उसे एप्लीकेशन को समझने में आसानी हो। तो यहाँ तक तो हमारा जेडीबीसी का पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने बनानी है कुछ स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। काफ़ी अच्छे से प्रोजेक्ट होंगे जिसके अंदर हम फ्रंट एंड भी कवर करेंगे, बैक एंड भी कवर करेंगे और डेटाबेस भी होगा। इट मीन्स एक फुल स्टैक एप्लीकेशंस हम डेवलप करेंगे। उसके बाद हम वेब एप्लीकेशंस बनाना स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम स्प्रिंग बूट कंप्लीट कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।